कौन-कौन से थे और जो बाबर जो है इसके वंशज कौन-कौन थे और इनका जो कार्यकाल था कौन सा रहा था और इनमें कौन-कौन से इन्होंने युद्ध लड़े थे, इस पाठ में इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतने अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे जो प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा लहराते हैं वो लाल किले से ही लहराते हैं। उसके पश्चात हम पढ़ने वाले हैं मुगल कौन थे। मुगल जो थे दो शासक महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक थे चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान एवं वर्तमान तुर्की के शासक जो तैमूर है जिसकी मृत्यु 1404 में हो गई थी उसके वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल के वंशज होने पर गर्व का अनुभव वो करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वो जो मुगल वंश के जो तैमूर थे उनका कहलवाना वो पसंद करते थे। उनके वंशज जो है वो कहलवाना को पसंद करते थे। उन्होंने जो है जितने भी मुगल थे उन्होंने तैमूर और तैमूर के साथ में अपनी फोटो खिंचवाई और फोटो सभी जितने भी उनके वंशज थे उन्होंने तैमूर के साथ अवश्य ही फोटो बनवाई थी, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। अब है मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान में प्रथम मुगल शासक जो बाबर था, जैसा कि हमें भी पता है कि यहाँ पर हमारे भारत में सबसे पहले मुगल सम्राटों में भारत पर कब्जा करने वाला बाबर ही था। तो बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक का इसका कार्यकाल रहा। इसने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था और उसकी उम्र जब उसने राज्य प्राप्त किया था उस समय 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को
अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया था? अब युद्ध के प्रयोग में होने वाला जो बारूद की तकनीक थी, उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है भारत में ही 14वीं शताब्दी में किया गया था। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। यानी बाबर ने जो युद्ध किए थे यहाँ पर जीतने के लिए, उनमें आग्नेय शास्त्रों का यानी तोपों का प्रयोग किया था। अब उसके पश्चात है हमारा मुगल सम्राट। मुगल सम्राटों के प्रमुख अभियान एवं घटनाएं। तो सबसे पहले इनमें है हमारा बाबर, जिसका कार्यकाल हमने देखा था 1526 से 1530 के मध्य था। तो इसने कौन कौन से युद्ध किए थे उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें यहाँ जानेंगे। तो 1526 में इसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया था और 1527 में खानवा में राणा संग्राम राजपूत राजन और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में उसने राजपूतों को हराया। ये जितने भी राजपूत जब उनको इसने हराया है, धोखे से हराया है, यानी उनके जो विश्वास पात्र थे उनको अपनी ओर कुछ ना कुछ लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उनके जो दुर्गों के भेद थे वो उनको जानकर उसके बाद उसने युद्ध किया ताकि वो उन युद्धों को जीत सके। अब जो ये बाबर था, इसकी मृत्यु जो है 1530 में हो गई थी। तो अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण भी इसने स्थापित कर लिया था। तब तक 1530 तक। अब 1530 में उसका पुत्र जो है हुमायूं जो है 1530 से 1540 के मध्य इसका राज्यकाल रहा। अब 1530 से 1540 के मध्य और उसके पश्चात उसका 1555 से 1556 के मध्य उसका राज्यकाल रहा। तो 1530 से 1540 अब ये राज्यकाल दो भागों में बटा है, क्योंकि बीच में उसका युद्ध हुआ तो ये कहाँ भाग गया था? ईरान भाग गया था। अब हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदी के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हरा दिया था। पहले सबसे पहले 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। तो 1540 में 2 बार युद्ध में हार गया था। तो उसके बाद वो कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया था। क्यों? क्योंकि जब हार बार में उसको मिल रही थी तो उसे यही उचित लगा कि मैं ईरान भाग जाऊं। और उसके पश्चात ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली थी, यानी इसके जो वंशज थे उनके साथ सहयोगी थे उनकी मदद ली। उसके बाद में 1555 में उसकी मदद से सफाविद की मदद से वापस उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। परंतु अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई, यानी 1556 में किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं। तो अब देखो मुगल सम्राट कौन कौन थे? अब उसके पश्चात उसका पुत्र अकबर। अकबर जब ये 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी हुमायूं की, तो उस समय ये अकबर जो है 13 वर्ष की अल्पायु का ही था, यानी राजगद्दी जब संभाली उस समय उसकी उम्र क्या थी? 13 वर्ष की थी। उसने शासन को 3 अवधियों में विभाजित कर दिया था। 1556 और 1570 के मध्य जो अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान और उसके घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था, उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी जो चित्तौड़ और 1559
1589 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अब 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिमी अभियान जो चलाए उसने सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी उसने अपने इसमें जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की तो मृत्यु के पश्चात काफिर को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियान की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासनकाल में अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता जो थी राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। वही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब जहांगीर जो है 1605 से 1627 के मध्य सम्राट रहा। जहांगीर ने अकबर के जो सैन्य अभियान थे उनको आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक जो थे अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो उनका सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में जो सम्राट शाहजहां बने वो कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी उसने भी शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। अब है हमारा शाहजहां 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अब्दिजाद खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हो गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला दिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1617-18 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब जो था उसका पुत्र, उसकी विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाटे उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अब है औरंगजेब 1658 से 1707 के मध्य। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विद्रोह अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के जो राठौड़ राजपूत थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल हुए परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा में मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हो गया। तो इसके पश्चात हम पढ़ेंगे आगे जो मुगल सम्राट थे बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद
औरंगजेब के बाद उनके पुत्रों में इतनी लालसा नहीं थी और इतने वो प्रभावी नहीं थे, इसलिए मुगल साम्राज्य जो था आगे से आगे खत्म होता गया। और प्रभावी जो मुगल साम्राज्य थे उनके बारे में हमने आज इसमें पढ़ा है पाठ में। अब तो मुगल सम्राट थे, उनके उत्तराधिकार की जो परंपराएं थी उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ की राजपूत राज्यों के राजाओं की यह परंपरा हुआ करती थी कि उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। परंतु मुगलों में ये सब नहीं हुआ करता था, या तो वो तलवार के बल पर साम्राज्य हासिल करते थे, या फिर उनके पिता जो थे उनके जो साम्राज्य को क्या करते थे, बांट देते थे आपस में कि भाई इतना इतना राज्य किसी कुमार को संभालना है। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार का नियम पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें मुगल ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदाया कि मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को ही अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अब आज हमने इतना पढ़ा, इसको हम सभी याद करेंगे। ये जितने भी मुगल सम्राट थे और इनके सैन्य अभियान जो थे इनको हम याद करेंगे, और इसके जो मुगलों के अन्य शासकों से संबंध है, मनसबदार और जागीरदार है, जब्त और जमींदार है, अकबर की जो नीतियां हैं, इन सबको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।